मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम माही नूर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम। नाज़रीन, रमज़ान के इस प्रोग्राम में हर रोज़ आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मुनफरिद शख्सियत से, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि वो अपना रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं। आज जिस शख्सियत के घर हम मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री से, जो बिल्कुल पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री विच इज़ ट्रेमेंडसली बीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री को बामे अरूज पर पहुंचाने का सेहरा जिन मकबूल शख्सियात के और फ़ैशन डिज़ाइनर्स के सर जाता है, उनमें एक बेहद मकबूल नाम है मैम नीलोफर शाहिद साहिबा का, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरसग़ीर पाक व हिंद की बहुत मशहूर फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक मैम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आपको रमज़ान की बेहद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक सारे पाकिस्तान को और सब मुसलमानों को मेरी तरफ से। मैम कुछ नहीं, बहुत कुछ है आपके साथ जानने के लिए, बिकॉज़ हमारा जो है किसी फ़ैशन डिज़ाइनर से आज ये पहला इंटरव्यू है और ईद कलेक्शन के हवाले से, रमज़ान के हवाले से वी हैव मच स्टफ टू शेयर विद आवर व्यूअर्स। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल कैपेसिटी में कि रमज़ान को आप कैसे वेलकम करती हैं, रमज़ान का इस्तकबाल इनफरादी सतह से लेकर आपके घर में कैसे होता है? मेरा ख्याल है जैसे हर घर में होता है, ये होता है कि एक इंतज़ार होता है, एक उसके मुतालिक गुफ्तगू हो रही होती है, प्लानिंग हो रही होती है और एक अजीब सा एक होता है ना, एक यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मंथ एंड उसके अल्लाह की तरफ से वही होता है कि अल्लाह हमें नवाजे, हमें सो एक इबादत का एक्स्ट्रा मौका मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें जी समेट सकें जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। कि हमें एक जो है वो सारा साल इंतज़ार करते हैं कि जब हमें हमारी हर नेकी का और सवाब समेटने का मौका ज़रा ज़्यादा मिलेगा। कोशिश तो होती है। जी मैम, आप माशाल्लाह जो कि बहुत मशहूर, इसके साथ साथ बहुत मसरूफ़ डिज़ाइनर भी हैं, इन सेंस कि आपकी वर्क रूटीन जो है, क्योंकि ज़रा ईद को इलेक्शन होती है और आप चूँकि आपका काम का दायरेकार जो है वो पाकिस्तान के सरहदों से पार भी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आपके वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, तो क्या मसरूफियत होती है रमज़ान में और बाकी महीनों के नस्बत? रमज़ान में ईद के कलेक्शन के अलावा मतलब शादियाँ भी आगे पीछे बहुत हो रही होती हैं। शादियाँ, फंक्शन, ये तो वो भी एक हमारी मसरूफियत का बहुत अहम हिस्सा हो जाता है और वो बड़ी डेडलाइंस होती हैं। ईद का होता है तो ईद की प्लानिंग तो बहुत पहले से होती है कि जी ये हमने बनाना है, ये करना है, ये ट्रेंड्स लाने हैं और बाकी वो जो अपना कस्टमाइज्ड हमारे ऑर्डर्स हैं उन पे काम हो रहा होता है। तो टाइम के हवाले से ये होता है कि ऑब्वियसली आपको कम टाइम में ज़्यादा काम निकालना है तो उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि जनरली लेबर और जो हैं स्टाफ और जो वो घर जाके रोज़े खोलना चाहते हैं, तो अगर उनको रोकना पड़े तो फिर ज़ाहिर है उनके लिए अफ्तारी का एहतमाम होता है और सारा कुछ होता है अगर ज़रूरत पड़े तो, जो कि अमूमन एंड दिनों में हो ही जाती है। यानी कि वक्त का मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन होती है जी बिल्कुल, वो तो हमारी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी में कम अज़ कम वक्त कम और मुकाबला सख्त रहा है। और एक ऐसे कि आई एम अ फाइटर, तो एक हर वो फ्रंट पे जंग रहती है हर वक्त। एंड वी कैन सी इट्स ग्लैंस इन योर वर्क, आपके काम में भी उसकी जो ट्रू वॉरियर बड़ी झलक जो है वो जिस तरह आप कम्पीट करती हैं। कंपटीशन से मुराद ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए जो आपकी खदमात हैं, बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल फैशन मार्केट में जगह बनाना, कंपटीशन इन सेंस कि आप माशाल्लाह कामयाब हमेशा से रही हैं। अच्छा, आपने बात की कि उस पर मज़ीद मैं बात करूँगी। अभी आपने जिस तरह बात की कि रमज़ान में जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है, सारा अफ्तार की तैयारी के हवाले से भी होती है, तो फैमिली को कैसे टाइम दे पाती हैं? कुछ वक्त के साथ सीख लिया है इसको बैलेंस करना, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज क्योंकि इतना ज़्यादा कमिटेड होते हैं हम, मतलब मैं इतनी ज़्यादा कमिटेड होती हूँ और मैं एज अ पर्सन या मेरा नेचर है कि मैं बहुत फिनिकी हूँ, तो काम को बहुत ज़्यादा नोक पलक, हाँ परफेक्शनिस्ट, जो अपने आप को मुश्किल में डाल लेता है। मेरे ख्याल क्लाइंट को पता भी नहीं होता कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, तो वो है तो वो फिर okay with your work, but आपको उतना नहीं और बेहतर होना चाहिए। जी बस वो
मतलब मिसाल के तौर पे अगर डायर है और वो 19-20 भी कुछ करके लाता है कलर, कोई कमी बेशी तो वो नहीं मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो बेचारा फिर 10-10 दिन एक कलर बनाने में लग जाता है। So this is one of the reasons of your success. अच्छा, तो रमज़ान में सहर और इफ्तार ज़्यादा घर में होता है या घर से बाहर होता है वर्कर्स के साथ या दोनों तरह होता है। आज तो शुरू में तो ये होता है कि घर में होता है ज़्यादा, लेकिन आस्ता आस्ता अफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, ये मैं पहले की बात कर रही हूँ। तो फिर जब सिलसिला इफ्तारियों का शुरू होता है ना, तो फिर एक के बाद दूसरी, मतलब माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो वो सिलसिले फिर शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है वैसे उस वक्त जाना और निकलना और भाग के वक्त से। जी जी, माशाल्लाह आई हैव गॉट 4 किड्स, अब तो मैं चौथे की भी हो गई, तो 4 समधियाने हैं और आगे से मतलब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और फैमिली माशाल्लाह दोनों तरफ से, तो वो काफ़ी सिलसिला दायरा बड़ा है और मतलब ऐसे है कि आप रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते ना। हाँ, मैम सहर और इफ्तार में शौक से क्या खाती हैं, क्या लेती हैं? पहले तो बहुत शौक से पकौड़े और उस तरह की, उस वक्त दिल कर रहा होता है ऐसी चीज़ों का। हाँ जी, अफ्तार सहर में दही ज़रूर लेती हूँ, कभी कभार पराठा, लेकिन ज़्यादा टोस्ट और अंडा और केला ज़रूर लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ और दही ज़रूर लेती हूँ कि उससे ज़रा प्यास कम लगती है, तो वो कर लिया। और फिर अफ्तारी में तो वो यूजुअल चाट है और कभी चना चाट है और भल्ले हैं और पकौड़े हैं। मेरे मियाँ को बहुत शौक़ है पकौड़ों का। अच्छा। तो मैं कहती थी कि डायरेक्टली खाना खा लें, क्योंकि मतलब फिर टू मच हो जाता है। हाँ। कि अफ्तारी पे आप खा लेते हैं, हाथ नहीं रुकता, और फिर खाना भी खा लेते हैं। तो आस्ता आस्ता मैंने उनको उस पर लेकर आई हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, ही इज़ अ ट्रू फूडी। अच्छा, ट्रू। तो अच्छा, रमज़ान के अलावा आपको माशाल्लाह हमेशा से हमने बड़ा फिजिकली फिट देखा है, अपना आपका वेट हमेशा से मेंटेन रखा है, इसके पीछे क्या राज है, इवन अदर देन रमज़ान? सुंदर, आई थिंक आई थिंक विद टाइम मैं तो बहुत अपसेट हूँ कि मैंने ज़रा मेरा आप अकॉर्डिंगली माशाल्लाह इतने सालों से आपको हमेशा ऐसे ही बड़ा वेल मेंटेन बैलेंस देखते हैं। हाँ, अनलाइक माय हस्बैंड, आई एम नॉट अ फूडी। मैं कहती हूँ कि मैं आई ईट टू लिव and you are the person who lives to eat। तो बल्कि उन्होंने इतना हमें शौक डाल दिया है बड़े मज़े के, वो खुद भी खाने बनाते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत, उनकी मटन कढ़ाई तो बहुत मशहूर है सारे उसमें। तो बस ये है कि आई थिंक आई बीन वेरी मॉडरेट अबाउट ईटिंग, मुझे इतना वहश नहीं है खाने वाने का। सुथरा खाना जो है वो आपकी। जी, और फिर लंच नॉर्मली बहुत लाइट कर लिया, क्योंकि शाम को फैमिली टाइम होता है तो फिर खाया जाता है। थोड़ा ज़्यादा जी जी। चलिए, इस हवाले से कुछ कुकिंग के हवाले से, कुछ मज़ीद डाइट के हवाले से और बहुत कुछ मैम से बात करने के लिए प्रोग्राम माही नूर में वक्त हुआ चाहता है इस वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर आपके साथ बहुत कुछ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम माही नूर में एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री की बेहद मकबूल मायनाज की फ़ैशन डिज़ाइनर नीलूफर शाहिद साहिबा के घर। मैम, ब्रेक से आने से पहले हम लोग कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर रहे थे और आपसे जान रहे थे जनाब, आपने कहा आप थोड़ा खाती, सुथरा खाती, लेकिन आपके हस्बैंड को खाने का बहुत शौक है और वो कुकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो जानना चाहूँगी आपकी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं, आप क्या शौक से बनाती हैं? ऑनेस्टली बताऊं, अब तो मुझे लगता है कि मैंने कभी किचन में घुसी नहीं हूँ। हाँ, बिकॉज आई बहुत कम स्पोरेडिकली, लेकिन
शुरू में मतलब शौक़ था, लेकिन हमेशा से कुछ खूबसूरत चीज़ें बनाने का शौक़ था, यानी कि डिज़र्ट्स हैं, सैलड्स हैं, समथिंग विच इज़ क्रिएटिव। तो मुझे वो देसी खाने और वो भून भून के बनाने का शौक़ नहीं था। 90 डिग्री से ज़्यादा अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यूज किल कर देते हैं। वेल मतलब बना लेती थी सारा कुछ, बट जनरली मतलब माई ट्रेंड व्हाट आई लाइक टू मेक इज़ लाइक हाँ बेकिंग, और बहुत ऐसी चीज़ें जो पूरा दिन जिनमें लगता था। लेकिन देसी खाने भी, कभी दाल का हलवा भी ट्राई कर लिया, और ये वो कॉटेज चीज़ घर में बना ली, वो बड़ी अच्छी बन जाती है। इस तरह की चीज़ें मतलब मुझे शौक़ है ज़्यादा। बिकॉज़ आप बेसिकली क्रिएटिव पर्सन है, तो क्रिएटिव लोगों को जो है वो कुकिंग में भी क्रिएटिविटी, मैंने इसलिए आपसे सवाल किया। अल्लाह को भी खूबसूरती पसंद है ना। और ये अल्लाह ताला के सिफ़ात में से एक सिर्फ जो क्रिएटिविटी है, आई स्ट्रांगली बिलीव ये ख़वातीन के साथ ज़रा ज़्यादा इसकी एफिलिएशन है, बीइंग द क्रिएटिव। एक मज़े की बात बताऊं कि लाइक बहुत वो डरा देता है ना, एक आई डोंट वांट टू से, लेकिन हमारे एक सेक्ट ऐसे लोग हैं जो कि ये भी हराम है और ये भी गलत है और ये भी गलत है और तस्वीर बनाना गलत है। तो मैं कुरान पाक पढ़ रही थी और उसमें था कि गॉड लव्स दोज हु क्रिएट। अब्दुल्ला यूसुफ अली की अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन है और बहुत खूबसूरत है। God loves people who create because he's a creator himself. मैंने कहा yes, that is तो मैंने उस दिन ना मुझे जैसे अंदर से नहीं होता सुकून आया कि like it made sense to me. कि मैं कहती थी कि when you are creating something, तो ये तो अल्लाह ने ही आपके अंदर डाला है, हमारी तो कोई औकात नहीं है। मुझे कोई सब कहते हैं आप ये और वो और इतना कुछ करती हैं, और मैं कहती हूँ कि उसमें मेरा कमाल सिर्फ ये कि मैंने मेहनत बहुत की है और बहुत दिल से की है, और हाँ अल्लाह ने ही कोई तीसरी आँख खोली है, लेकिन ये उसकी दिया हुआ है। आई फील वेरी वेरी हम्बल अबाउट इट। तो कभी वो एरोगेंस या मैं नहीं मेरे अंदर आई है, अल्लाह का शुक्र है। और यही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है कि यू बीइंग हम्बल एंड क्रिएटिव, और अल्लाह ताला की सिफ़ात की झलक ही उसके बंदों में होती है, इंसानों में होती है। ये जो हमारे अंदर सिफ़ात होती हैं, उसी की सिफ़ात की कोई ना कहीं कोई झलक मिलती है। मैं तो बहुत स्ट्रांगली जो है ख़वातीन के साथ क्रिएटिविटी को करती हूँ। तख्लीक औरत करती है, तख्लीक खुदा करता है। तो ये औरत के अंदर जो सिफ़ात है, ये हालांकि हमारे जो और क्रिएटिव मर्द हजरात भी अपनी अपनी फील्ड में बहुत क्रिएटिव हैं। आई डोंट नो व्हाई आई स्ट्रांगली रिलेट दिस विद फीमेल्स इन पर्टिकुलर। सो आज जैसे आपने कुकिंग, बिकॉज आई टेल यू कि औरत के बहुत ज़्यादा रोल्स हैं। हमारी प्लेट इज़ वेरी फुल, piled up। हाँ, तो हमारे वी आर प्लेइंग सो मेनी रोल्स एट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वुमन एंड आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ। मैं एक ग्रैंड मदर भी हूँ, बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, दोस्त भी हूँ, और इतने सारे रोल। और फिर काम के हवाले से वहाँ भी हूँ, वहाँ भी जी, और एक्सपेक्टेशन बहुत है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस है। सो वो आई टेल माई पीपल, मैंने कहा कि कॉर्नर कट नहीं करने। जो रास्ता सही रास्ता है ना, वो मुश्किल रास्ता होता है। तो शॉर्टकट लेना तो हर कोई ले सकता है, मज़ा तो उसमें है कि आप मुश्किल रास्ते से जाएं और वहाँ पे पहुँचे जहाँ आपने पहुँचना है। यस, दैट्स ट्रेमेंडस। बेहद खूबसूरत बात है, और हम मैम का जो है एक नया रूप जो है वो शख्सियत का जो है सामने लेकर आ रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मौजूद हैं कि ये जो क्रिएटिव एक पाकिस्तान का माशाल्लाह जो ओवरसीज़ भी पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। आपके क्लाइंट्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपने माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के जो हैं उनको मज़ीद खूबसूरत बनाया है, उनकी को, उनकी क्रिएटिविटी को। सो कैसा महसूस होता है जब आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन का, आपको जो है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से आपका अवार्ड से नवाजा गया, जब आपको पाकिस्तान की ट्रेडिशन का जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, हाउ डज इट फील? इट फील्स ग्रेट, बिकॉज मैंने ये मतलब आई एम डेस्टिनीज चाइल्ड। मतलब मैं कहती हूँ कि मैं बहुत फेटलिस्ट हूँ कि हम कुछ भी नहीं है और अल्लाह ही हमें, हमारा जो है रास्ता वही बना करते हैं, मतलब वही ऑर्डेन्ड है एक हमारी। तो मेरा पैशन था, मैं बहुत जब यंग थी, आई थिंक कोई 20-21 साल की, आई थिंक मैंने ये जब थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी देख के अपने इर्द गिर्द
कि हम अपने आप से ही एक शर्मिंदा कौम हैं और हम वेस्ट को देख रहे हैं, हम उधर से इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। हमारे तो इर्द गिर्द इतना ट्रेजर्स हैं, मतलब हमारी अपनी सकाफत देखें, हमारे रूट्स देखें, हमारी हिस्ट्री देखें, हमारी तो एक एक ईंट में पूरी कहानी है। आप जाएं फोर्ट में तो या कहीं भी ऐसी जगह पे, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ मेरे फादर का है, वो हमें बहुत हिस्ट्री का और वो ना, तो आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी और वेरी प्राउड मुस्लिम। आई एम तो मुझे ये था कि हमारी अपनी और मीरास जो मैंने नाम रखा वो विरासत के हवाले से, तो मैं अपनी जो है ना मीरास की बहुत दिलदादा हूँ और बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये पैशन था और मेरी एक जुस्तजू थी और मेरा एक एम था कि मैं दुनिया में अपना हमें लोगों को बताऊं कि हम कौन हैं। क्योंकि पाकिस्तान की, टू बी सॉरी टू से, कि सॉफ्ट इमेज पे कोई काम नहीं हुआ था, नहीं हुआ। अब कुछ हो रहा है और लोगों को आपने स्टार्ट किया इन 80s 90s हाँ, में, तब सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज वो मैंने खुद झंडा उठाया और मैं चल पड़ी वाली बात ना। सो जब मैंने अपने ही हेरिटेज या अपनी हिस्ट्री पे मैंने जब कलेक्शंस बनाई, मेरे ख्याल है चंद डिज़ाइनर्स दुनिया में से उनमें से हूँ जो रिसर्च करते हैं पूरी, मतलब मेरा पूरी एक जैसे लेके चलते हैं पूरी एक हाँ जी, फॉर एग्जांपल इकबाल और रूमी का देख लें, अगर मैंने गालिब और पोइट्री को जो है वो गारमेंट्स में लाने का जो सेहरा है उनके सर जाता है। चुगताई की पेंटिंग्स मैंने देखी, अमले चुगताई उनकी एक बुक है जो इलामा इकबाल की शायरी और उनकी तो शायरी को कपड़ों में ढालने का जो एक आइडिया है, पहले तो ये कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से आते हैं, मज़ामीन उधर से ही आते हैं, लेकिन वो चैलेंजिंग बहुत था। और फिर मैंने देखा कि वो गालिब के से भी इंस्पायर्ड उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। तो इन वन कलेक्शन आई वाज शोइंग 3 जायंट्स, अल्लामा इकबाल, चुगताई एंड मिर्ज़ा गालिब। सो और वो मैंने, मेरा पेरिस में पहला शो था, पेरिस में 97 में, और आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जो पेरिस कुट्योर वीक में, जो फैशन वीक होता है, रिप्रेजेंट किया। That's awesome. इस बारे में मज़ीद जानेंगे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, और यकीनन मेरी तरह आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए कि कितने सालों से जो है वो पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट बखूबी करती आ रही हैं। इस सब प्रोग्राम माहिनूर में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम माहिनूर में आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हुए, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम मीरा फर्श शाहिद साहिबा के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं कि वो कैसे पाकिस्तानी कलेक्शन को, पाकिस्तानी सकाफत को जो है इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रही हैं। मैं ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि आपने जो है शायरी को जो है वो कपड़ों में ढाला और कैसे रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रहमान चुगताई साहब ने शायरी को पेंटिंग में कन्वर्ट किया, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत थॉट प्रोसेस था। और मुझे लगता था कि मैं उनके दिमाग के या उनके जहन के अंदर मैं भी घूम रही हूँ कहीं, ढूंढती हुई चीज़ें, और क्या किया उन्होंने, कैसे किया। और फिर उनको मतलब जो मेरी लैंग्वेज थी वो कपड़ों की थी, लाइक इट्स अ सार्टोरियल इंटरप्रिटेशन व्हेन यू से, कि मैं तो कपड़े बना सकती थी। सो मिसाल के तौर पे एक जल्दी से बता देती हूँ, टाइम की कमी होगी नहीं तो मैं तो बहुत बोल सकती हूँ अपने। गालिब का एक शेर है कि रौ में है रक्शे उमर कहाँ देखिए थमे, ने हाथ बाग पे है ना पा है रकाब में। कि आप ज़िंदगी के घोड़े पे सवार हैं लेकिन आप इन कंट्रोल नहीं हैं।
कंट्रोल किसी और ना आपके पाँव रकाब में है और ना आपके हाथ में बागे हैं। तो चुगताई ने उसको ऐसे किया कि एक दरिया है, उसमें कमल जा रहा है और उसके अंदर दिया है जो उस पेंटिंग का नाम है लाइफ। और वो जो दिया है वो डिपिक्ट कर रहा है लाइफ, और साइड पे एक बिल्कुल मुरझाया हुआ दरख्त है, मतलब टहनियाँ है, सिर्फ शाखें जैसे वो। तो उसमें ये मतलब वो था कि जो कमल का फूल है वो इन कंट्रोल नहीं है, वो दरिया की रविश के साथ बह रहा है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं ज़िंदगी हम इन कंट्रोल नहीं है, अल्लाह है। तो बड़ा फेटलिस्ट शेर था। अब समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे जोड़े में लाया जाए। तो बहुत सोचा, और फिर एक साड़ी मैंने बनाई ग्रे कलर की कि ज़िंदगी हर रिलीजन में कहा जाता है कि आप दरमियाना रवि से चलें, तो ना ब्लैक होनी चाहिए ना वाइट होनी चाहिए, तो इट शुड बी when you mix those two, so there's a gray color. Seriously, you So believe in having gray area? No, yes, because no, middle path है ना आपका, ब्लैक और आप ना आपने ब्लैक मतलब इस साइड पे जाना है ना उस तरफ जाना है, आपने एक मयाना रवि रखनी है। सो व्हेन यू मिक्स ब्लैक एंड वाइट तो आपका ग्रे होता है, तो ग्रे कलर। और वो जो लोटस का फूल है वो यहाँ ब्लाउज के ऊपर मैंने किया, और उसकी शाखें आपकी गर्दन के साथ लिपटी हुई हैं, और आपको मतलब आप दुनिया में बंधे हुए हैं और ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर वो कतरे हैं, और फिर जैसे कमल के ऊपर होते हैं ड्यू ड्रॉप्स, वो सारे ब्लाउज पे। और साड़ी के पल्लू पे मैंने पेंट किया वही जो एक डेड ट्री थी। और वो जोड़ा अभी तक लोग उसको पूछते हैं, मतलब कि जी वो आपका देखना है, हमने वो बनवाना है या जो भी। तो ये मतलब एक मिसाल मैं दे रही थी कि इस तरह से उसको इंटरप्रेट करना और उसको बनाना और उसको बस वेरी चैलेंज। और पेरिस में उन्होंने मुझे कहा कि वो तो बड़ा हिट हो गया कलेक्शन, और आई वॉज कॉल्ड द ड्योर ऑफ पाकिस्तान। वो मेरे पास सारे अखबारात और वो चीज़ है माशाल्लाह। हाँ, हर कोई ये कहता है। और फिर जो ऐसे आपने मेंशन किया, जो ग्राख्ती शिवालियर जो उन्होंने मुझे नाइटहुड दी है ना, वो गवर्नमेंट में, वो बहुत ही ग्रेट ऑनर है फॉर पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत इज्जत करते हैं बिकॉज दे नो दैट आई एम जेन्युइन। मैं सिंसेरिटी से काम करते, जो भी कर रही हूँ वो क्रिएटिव मेरे अपनी क्रिएशन है। अच्छा मैम, एक आपकी कलेक्शन में एक जो रूहानियत का अंसर पाया जाता है, और आपके जो क्लाइंट्स हैं, मैंने बहुत बार इस चीज़ को सुना है कि एक कलेक्शन ऑफ सोल और स्पिरिचुअलिटी का जो एक एलिमेंट है आपके कलेक्शन से मिलता है, इसके पीछे क्या राज है? आई वुड लव टू नो सीरियसली। आई डोंट नो इफ आई कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स रियली, बट आई थिंक जो आपके अंदर एक जुस्तजू होती है ना, वो आपके काम में नज़र आती है। सो एक पॉइंट आया कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं इंटरेस्टेड हो गई सूफीज़म में और स्पिरिचुअलिज्म में, और कैसे कहूँ वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट आई वॉज रियली इनटू दैट। सो मेरी जो कलेक्शंस हैं, फिर मैंने उमर ख़याम की रुबायात पे किया, रूमी और इकबाल पे किया, और इस तरह के बहुत सारे, खलील जिब्रान की नरेशन, वो भी बहुत बड़े, वो एक मिस्टिक पोएट थे। तो ये चीज़ें थी। ये होता है कि मेरी अपनी इट वाज माय ओन लर्निंग। मैंने बहुत कुछ सीखा इन चीज़ों में। हाँ, जब आपने जो है सूफीज़म को जो है वो एक गारमेंट कलेक्शन में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन थी, it sounds so challenging. So आपने कैसे किया? और मैंने ये देखा कि जो भी ऐसे बड़े थिंकर्स, पोएट्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट गए हैं, एक मैसेज है उनका, मोहब्बत, इश्क उसके लोगों से, कि इस दुनिया में रहते हुए आप वो करें, और उसके मतलब हदायत पे तो चलना ही चलना है। लेकिन ये है कि, और यही कहा जाता है कि आपकी पूछ कुछ भी इसी पे होगी। अल्लाह कहेगा तुमने मेरे लोगों के साथ क्या सलूक किया, अपने मामलात में, अपनी डीलिंग्स में आप सही रहो, क्लियर रहो। स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, आप कैसे डिफाइन करती हैं रूहानियत को?
I don't know. Again, I would say कि it's very difficult to define रूहानियत as such. Your feelings, आपके But एहसास और जज्बात क्या हैं इसको लेकर? I think कि again I would say कि आपका उससे इश्क होना और उसके लोगों से आपने इश्क करना, इश्क इन द सेंस के कोई किसी को आप डिलिबरेटली हर्ट ना करें. मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है कि इंसान अपने आप को कंट्रोल में रखे, किसी को हर्ट ना करे. देखिए आप आपकी इबादत आप अपने लिए करते हैं, अल्लाह को उनकी ज़रूरत नहीं है. So true. अल्लाह ये इन चीज़ों से आपकी ज़्यादा पूछ गुछ होगी जो मेरे हिसाब से. तो आई थिंक इस चीज़ को समझना करना, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसको गिव योर बेस्ट एंड गिव लव टू योर पीपल अराउंड यू. जो ज़रूरतमंद हैं, जो नहीं भी मांगते हैं उनको दें, जो मांग सकते हैं उनको दें. मतलब ये कि इट इज़ अबाउट गिविंग, बेसिकली इट्स अबाउट गिविंग. चाहे आप एक स्माइल ही किसी को दे दें, वो भी सदका जारिया है. सो मेरे ख्याल है ये चीज़ें हैं जो कि रूहानियत को डिफ़ाइन करती हैं. कि आपको अपना बेस्ट करना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचे, चाहे वो मशवरे की सूरत में ही क्यों ना हो. एक अच्छा मशवरा भी जो है वो एक बहुत बड़ी नेकी है. अगर आप बेशक प्रैक्टिकली कर सको तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप मशवरे से वर्बली भी कर सको तो डू योर बेस्ट कि आप अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा करो. इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है. मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि इसको एंड करूं. आपका फिर कभी इंशाल्लाह डिटेल रिकॉर्ड इंटरव्यू ज़रूर करूँगी. मैं जाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल जो कि थोड़ी सी लॉकडाउन की वजह से अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इस पर आपके काम के हवाले से आपकी ब्राइडल जो भी आपने सुना शादियों का सीज़न है, तो ईद कलेक्शन और सारा कुछ कितना फ़र्क पड़ा है आपकी रूटीन में इस लॉकडाउन की वजह से, काम के हवाले से? बहुत फ़र्क पड़ा है. और मेरे ख्याल है पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हुआ है कि कुछ करने को नहीं था. मतलब घर में थे तो घर की सफाइयाँ करा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये था कि फैमिली टाइम मिला. यू नो, स्पेंडिंग टाइम विद माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, या चलो फ़ोन पे ही बच्चों से कर ली बात. लेकिन ये था कि और अपने लिए टाइम मिला टू डू थिंग्स विच आई वुड रीडिंग. मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बुक्स पढ़ती थी, वो थोड़ी सी वो शुरू किया. लेकिन मुझे जो तकलीफ़ है ना वो ये है कि हम लोग, अल्लाह का बहुत करम है कि इट इज़ ईज़ी फॉर अस टू सर्वाइव इन दीज सर्कमस्टांसेस. हम इन हालात में अल्लाह का करम है. लेकिन जो नहीं, हमारी जैसे लेबर है, गरीब है सारे, उनके लिए तो डे टू डे होता है ना, या वीक टू वीक होता है. वीकली पेमेंट हुई तो घर का सौदा आ गया, या डेली पे. तो उनके लिए मुझे बहुत सोच के तकलीफ़ होती है. तो उनके लिए कुछ जैसे राशन वगैरह किया और जो तो कुछ. क्या मैसेज करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जाते हुए प्रोग्राम में, इन एनी वे, लाइक लॉकडाउन के हवाले से भी, ये जनरली स्पीकिंग? जी, आई थिंक एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. एंड मुझे तो लगता है कि द वर्ल्ड इज़ ऑन अ रीसेट बटन. आप, आई थिंक कि अगर हम इसमें से मुझे लगता है हम निकलेंगे तो शायद हम बेहतर इंसान बन के निकलें, अल्लाह करे. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वही कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, उनका ख्याल करें, उनको जितना कुछ कर सकते हैं उनके लिए करें. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू. और ज़ाहिर है मोहतात रहें, अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है और अपने इर्द गिर्द भी लोगों के लिए. और वो जो कुछ जितना आप किसी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं करें. और ऊपर से महीना भी इतना बाबरकत है और देने वाला महीना है, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कर सकें वो करें, मेरा ख्याल है. मैम बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए, इतनी खूबसूरत मुलाकात के लिए. और बहुत नहीं, अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली आवर प्लेजर टू हैव यू इन आवर प्रोग्राम. और थैंक यू सो मच वेलकम जी. फॉर एवरीथिंग. थैंक यू. व्यूअर्स, नीलोफर शाहिद साहिबा की पर्सनैलिटी का और उनकी ज़िंदगी काम के हवाले से आज आपको यकीनन बहुत खूबसूरत बातें जानने का मौका मिला. दोबारा इनके साथ जो है वो ज़रूर वक्त गुजारना चाहेंगे. प्रोग्राम माहिनूर में मुझे अपनी होस्ट सुंदस मुस्तकीम को इजाज़त दीजिए. कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक और खूबसूरत शख्सियत के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.